पहले वक्त पे पूछना वक्त नहीं पे आ जाओ शायद भाई आप ही पूछिएगा कंटिन्यू ना वक्त सर वही रखिएगा मैं नजर इधर ही रखिएगा सर। सर ये बंद को लेकर जो है आरक्षित मसला बोर्ड का जो ऐलान है इसके बारे में बता दीजिए। देखिए 3 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया था, लेकिन कल रात में हमने एक हमारी जो ऑफिस बेरर्स है मुस्लिम मसला बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की अध्यक्षता में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और हमें ये बात मालूम हुई कि देश के कुछ स्टेट्स के अंदर बिहार में, बंगाल में और खुद कर्नाटक में और कुछ इलाकों के अंदर हिंदू भाइयों के कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो क्लैश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारी अपील तो सबसे है, हमारी विशेषतर अपील तो मुसलमानों से है कि वो अपने कारोबार को बंद करें, लेकिन हमारी अपील तमाम देश के लोगों के साथ में थी कि वो अपने कारोबार को बंद करें। तो हम समझते थे कि कुछ लोगों के लिए इसमें मुश्किल हो जाती, तो ये सोचा गया कि इसको हम कुछ दिन के लिए आगे पोस्टपोन कर दें। तो ये जो हमारा जो बंद वक्त का ऐलान था वो अभी स्थगित किया गया है, अभी पोस्टपोन किया गया है, अभी इसको हमने आगे के लिए बढ़ाया है। जल्द ही हम अगली तारीख का ऐलान करें। तो विरोध जो है विरोध जारी रहेगा इसकी या ये कैंसिल किया गया तो विरोध का नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा जो रोड मैप है उसमें और भी कई प्रोग्राम है। मतलब ये कि मैंने ये बताया आपको कि 11 अक्टूबर को जंतर मंतर यानी दिल्ली की पार्लियामेंट के आगे जंतर मंतर पर एक हमारी जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की और जितनी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, दीनी, मिली, रिलीजियस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कलेक्टिवली धरना देगी और वो गिरफ्तारी देगी। ये दूसरा प्रोग्राम है। तीसरा बड़ा प्रोग्राम जो दिल्ली बेस्ड है वो ये है कि हमने दिल्ली के रामलीला मैदान पे 16 नवंबर को एक बहुत बड़ा जलसा रखा है जिसमें पूरे देश से लोगों को बुलाया है। वो जलसा भी आप जानते हैं कि हमारा 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पे हुआ था जिसमें पार्लियामेंट की 22 अपोजिशन पार्टियों में से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां आए थे और उसके अलावा बड़े बड़े समुदाय के लोग आए थे, सिख समुदाय के आए थे, क्रिश्चियन समुदाय के आए थे, हिंदू समुदाय से लोग आए थे और सब ने हमारे साथ में एक सॉलिडारिटी का फैसला किया था कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो 11 अक्टूबर का प्रोग्राम है उसमें भी हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है। वो लीडरशिप का धरना है, लीडरशिप के अरेस्ट है। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया 16 नवंबर का प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर भी पूरे देश से लोग भी आएंगे और तमाम बड़ी छोटी संस्थाएं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, आदिवासी, ओबीसी सब लीडर्स मौजूद होंगे। इसके अलावा हमने स्टेट के अंदर भी ये फैसला किया है कि स्टेट में हर स्टेट के अंदर पार्लियामेंट असेंबली की तरफ मार्च किया जाएगा और वहां पर हम गवर्नर को भी विज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे और इसके साथ साथ इंटरफेथ प्रोग्राम किए जाएंगे, उसके साथ राउंड टेबल मीटिंग्स की जाएगी, डीएम को मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो ये पूरे प्रोग्राम अपने यानी तयशुदा वक्त के हिसाब से चलते रहेंगे। ये पूरा फेज जो है वो सेकंड फेज 30 नवंबर तक चलेगा। 30 नवंबर के बाद फिर हम थर्ड फेज का ऐलान करेंगे। आई लव मोहम्मद की जो नारेबाजी शुरू हुई या स्टिकर चिपकाने की हुई तो उसको विरोध किया जा रहा है मुंबई जैसे लखनऊ के शहरों में। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई लव मोहम्मद कहना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं है। हमारा देश एक धार्मिक देश है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म की कोई ना कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी होती है, उनकी मुकद्दस शख्सियात होती है और हर आदमी अपनी मुकद्दस शख्सियात से मोहब्बत करता है। तो आई लव मोहम्मद, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के रहनुमा बनाकर भेजे गए थे। आपकी पूरी जीवनी लोगों के सामने है और सिर्फ मुसलमान नहीं है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने, बड़े लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, उनकी तौसीफ की है, उनके बारे में बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो योगी साहब की हुकूमत के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर जो आपत्ति जताई जा रही है, जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरह लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, ये असंवैधानिक काम है जो हो रहा है। और जो जबान बोली जा रही है, वो चीफ मिनिस्टर ने जो जबान बोली, आपने हमें मौलाना से आप कह रहे थे जबान, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, ये मौलाना जानता नहीं कि यहाँ कौन रूल कर रहा है, ये कोई जबान है? आप चीफ मिनिस्टर है, आप तानाशाह नहीं है, आप डिक्टेटर नहीं है। और मैं जहन्नुम में भेज दूंगा, मैं खड़ा हूँ जहन्नुम के उसके ऊपर मैं वहां भेज दूंगा, ये कौन सी जबान है भाई?
ऐसा लग रहा है कि कोई सड़क छाप आदमी इस तरह की बात कह रहा है। तो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की जुबान बोलेगा तो उससे क्या मैसेज जाएगा? हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है और हम तो प्रधानमंत्री से ही अपील करेंगे कि वो ऐसे चीफ मिनिस्टर को लगाम देना चाहिए। उनको उनकी उनकी बदनामी हो रही है। हमारा देश जो है एक पूरे दुनिया के अंदर लीडर बनना चाहता है, उसके अंदर अगर ऐसे लोग बैठेंगे जो एक समुदाय के खिलाफ ऐलान जंग कर दें तो अजीब गरीब बात होगी। हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसकी निंदा सबको करनी चाहिए, पूरे देशवासियों को करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को कम से कम ऐसी जुबान नहीं बोलनी चाहिए। और स्टेज पर हमारा जो पैनल है उन सब से मैं मुखातिब हूं। जैसा कि अभी आपने मौलाना महमूद दरियाबादी साहब से सुना कि जब ये वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था, उसी वक्त से हमने उस बिल को देखने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और मुसलमानों की जितनी इम्पोर्टेंट दीनी और मिली तंजीमें हैं उन सब ने एक मत होकर ये बात कही थी कि ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, भेदभाव पे मबनी है और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हड़प करने वाला बिल है। इस पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ और उसके बाद जेपीसी बनी। जेपीसी ने जो एक्सरसाइज की 6 महीने तक के, हम ये महसूस कर रहे थे कि जेपीसी उन सब जो उस पर एतराज़ात थे, जो उस पर लोगों के ऑब्जेक्शन थे, उसको एड्रेस करेगी और उस पर संशोधन करेगी। लेकिन जेपीसी ने उसको और सख्त बनाकर पार्लियामेंट में पेश किया। आपके इल्म में ये बात होगी कि शायद पार्लियामेंट की ठीक है चलो, बस अब जरूरत नहीं है। अभी जाने दो अभी जी। आप ये बात इसी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री में शायद ये दूसरा या तीसरा मौका था जब रात के 2:30 बजे ये बिल मंजूर हुआ और उसमें पूरी अपोजिशन एक तरफ थी और रूलिंग अलायंस एक तरफ था। उसके बाद हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और अन्य संस्थाओं ने इसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम जजमेंट आ गया। उससे पहले हमने ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में प्रोटेस्ट का पहला रोड मैप जारी किया था और उसके बाद जब हमने इंटरिम जजमेंट के लिए कुछ दिन के लिए इसको स्थगित किया था, रोका था, हमें ये उम्मीद थी कि इंटरिम जजमेंट में हम जिन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पे चाहते थे कि उस पर इंटरिम जजमेंट स्टे लगा दे, तो हमें अफसोस हुआ कि सिर्फ 2 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जजमेंट में स्टे लगाया है। बल्कि स्टे नहीं लगाया, उसने कलेक्टर और डिजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में ये कहा कि पहले ट्राइब्यूनल में और फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद ही कलेक्टर को जो स्पेशल पावर दिए गए थे उसको रोक दिया। और फिर ये कि जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला क्लॉज था उसके बारे में ये कहा कि जब तक कि स्टेट रूल्स नहीं बना लेती उस वक्त तक इस पे स्टे रहे। लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन खत्म किया गया था, हमारा मुतालबा था कि वक्फ बाय यूजर के बारे में जो बातें आई थी और फिर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के बारे में जो बातें कही गई थी और फिर वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर मुसलमानों को के लिए जो खास पहले हुआ करता था कि सिर्फ मुसलमान ही उसका मेंबर बनेगा और इलेक्ट होकर आएगा, उस पर भी हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे उसको भी स्टे लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और हुकूमत पे दबाव बनाएंगे कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया जाए और पिछला जो कानून था 1995 का जो एक्ट था जो 2013 में जिसमें संशोधन हुआ था उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। तो ये 1 सितंबर से हमारा ये सेकंड रोड मैप शुरू हो चुका है। सेकंड रोड मैप के अंदर कई प्रोग्राम है
पहले ऑल इंडिया बंद का फैसला हमारा था जो 3 तारीख को होने वाला था, लेकिन अभी हमने बाज़ वजूहात के बिना पर कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे उसको स्थगित किया है, थोड़े दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया है। और उसकी वजह ये थी कि नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स में, ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ फेस्टिवल्स आ गए हैं हमारे भाइयों के, हिंदू भाइयों के, तो उसकी वजह से वो क्लैश हो रहा था वो प्रोग्राम। तो हमने ये फैसला किया कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको हम जब शुरू करेंगे तो उसका ऐलान कर देंगे बहुत पहले से, इन एडवांस। और इसी सिलसिले में अगला प्रोग्राम ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेंट्रल लीडरशिप और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो 11 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा धरना कर रही है जंतर मंतर पर, और उसके बाद वो गिरफ्तारी देगी, अरेस्ट, वॉलंटरी अरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद बड़ा दूसरा प्रोग्राम जो है वो 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। लेकिन इस दरमियान में हमने कई प्रोग्राम स्टेट लेवल पे भी अनाउंस किए हैं, जिसमें स्टेट लेवल पे असेंबली तक मार्च है, गवर्नर को मेमोरेंडम देना है, और इसके अलावा जो है राउंड टेबल मीटिंग्स है, इसके अलावा इंटरफेथ मीटिंग्स है, उसके और भी कई वक्फ मार्च है, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो इसमें किए जाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो संशोधन किया गया है वक्फ कानून में, ये शायद भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस समुदाय के बारे में संशोधन लाए गए उस समुदाय से कोई डिस्कशन नहीं किया गया, उससे कोई मशवरा नहीं किया गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 2013 में जो लास्ट संशोधन हुआ था, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई राउंड हमारे साथ में राउंड टेबल मीटिंग्स की थी। हमारे तमाम सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था और उसके बाद वो 2013 के अमेंडमेंट मंजूर किए गए थे। लेकिन इस बार सेंट्रल मिनिस्ट्री ने खुद, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री ने मिलकर ये अमेंडमेंट 48 अमेंडमेंट अपने तौर पर बना लिए और वो पार्लियामेंट में पेश कर दिए। हमारा मानना ये है कि ये जितने अमेंडमेंट लाए गए हैं, आप उठाकर देखिए कि दावा ये किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम करप्शन को खत्म करने के लिए ला रहे हैं, हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ये संशोधन ला रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात इन संशोधन में आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा बस उसमें एक ही मसला है कि किस तरह हम वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, किस तरह वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों को महरूम करें, ये इसका एक खास मुद्दा नजर आता है। इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। हमारा मानना यह है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि वक्फ की जायदादें जो है वो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि इस्लाम में वक्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, और वो ये है कि आदमी जब भी किसी नेक काम के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, ईदगाह बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, खानखा बनाने के लिए, इमामबाड़ा बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए, या कोई चैरिटेबल काम करने के लिए, मुसाफिर खाना है, यतीम खाना है, इसके लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, अपनी पर्सनल जायदाद को वक्फ करता है अल्लाह के नाम। और वक्फ का कानून ये कहता है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो चीज वक्फ हो जाती है वो आखिर तक, क़यामत तक के लिए वक्फ होती है। तो ये जमीन न तो सरकार की जमीन है, न ये जमीन कहीं से कब्जा की हुई जमीन है, बल्कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जाती जमीन को वक्फ किया है। वक्फ के अंदर एक क्लॉज है वक्फ बाय यूजर। ये उन प्रॉपर्टीज के बारे में कहा जाता है जो सैकड़ों साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, 800 साल पहले जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ किया था, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है नमाज पढ़ने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, खानका के लिए, इमामबाड़े के लिए। तो ये मान लिया गया है कि अपने इस्तेमाल की वजह से, अपने यूज की वजह से वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया। उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो संशोधन लाया गया वक्फ एक्ट में, उसमें यह कहा गया कि अब वो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड होगी। और आप जानते हैं कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करने के लिए वो उम्मीद पोर्टल को पेश किया है गवर्नमेंट ने, उसमें
14-15 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। जाहिर बात है कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दे वे आर सेंचुरी ओल्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब भी आप इसको रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।